आजकल बाज़ार में संतरे और किन्नू काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और रीज़नेबल भी मिल रहे हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके आज बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज मार्मालेड। यहाँ मैंने इसके लिए 3 संतरे और 3 किन्नू लिए हैं। आप चाहें तो पूरे संतरे और पूरे किन्नू भी ले सकते हैं। संतरे में हल्की सी खटास होती है और किन्नू थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए मैंने फ्लेवर बैलेंस करने के लिए दोनों को आधा आधा लिया है। सबसे पहले मीठे सोडे से रगड़ रगड़ के इनको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हमें इनके छिलके की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पानी में से निकाल कर इनको एक बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना है। मेरी बेटी को मार्मलेड बहुत पसंद है, इसीलिए उसने मुझसे कहा मम्मा मेरे लिए मार्मलेड बनाओ। तो मैंने मार्मलेड बनाया और इसीलिए मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसके बाद सभी संतरे और किन्नू को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। ज़्यादा इसमें गीलापन नहीं रहना चाहिए। अब इनको पीलर की मदद से पील करना है। कोशिश करें कि किन्नू या संतरे का सफ़ेद वाला हिस्सा इसमें ना आ पाए। आप चाहें तो इसके ऊपर वाले हिस्से को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में हमने संतरे लिए थे, उससे आधी क्वांटिटी के संतरों का ही हमें ज़ेस्ट चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अच्छे से पूरे संतरों का ये ज़ेस्ट निकल नहीं पाता है, इसलिए मैंने सभी संतरों में से जितना आसानी से ज़ेस्ट निकल गया उतना निकाल लिया है। अगर आपके संतरे में से आसानी से ज़ेस्ट निकल पा रहा है, तो आप जितनी मात्रा में संतरे थे उसकी आधी मात्रा से संतरों का ही ज़ेस्ट निकालें। ये देखिए इस तरह से ये ज़ेस्ट निकाल लें। लेकिन अभी देखिए इनके अंदर काफ़ी सारा सफ़ेद वाला भाग भी आ रहा है। अब सारे संतरों का ज़ेस्ट निकालने के बाद हमें ये सफ़ेद वाला हिस्सा इनमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत कड़वा होता है। इसके लिए मैंने एक चम्मच की मदद से ये देखिए इनका सफ़ेद भाग खुरच खुरच के निकाला है। जिन भी छिलकों में ये सफ़ेद भाग आएगा वो छिलके कड़वे होंगे और वो हमें मार्मालेड में नहीं डालने हैं। इसीलिए जितना निकाल पाएँ इजीली निकाल लें, और अगर नहीं निकल पा रहा है आपसे तो उस छिलके को डिस्कार्ड कर दें। वाइट हिस्से वाला छिलका हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए ये सारे संतरों का वाइट हिस्सा निकल गया है। अब इनको मैंने जूलियंस में चॉप कर लिया है। बारीक बारीक जितना बारीक काट सके काट लें। अगर आप इनको और छोटा काटना चाहते हैं तो और छोटा भी काट सकते हैं। और अगर आपने ये ज़ेस्ट ग्रेटर की मदद से निकाला है तो आप ये पार्ट ना करें। ये देखिए बारीक बारीक इसको काट लिया है मैंने। मोटे चंक्स भी अगर किसी को पसंद हो तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इसको बारीक ही काटें। और मार्मालेड के अंदर ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मार्मालेड के अंदर। ये देखिए ये सारा ऑरेंज ज़ेस्ट कट के तैयार है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो संतरे और किन्नू हमारे पास हैं इनको छील लेना है। अच्छे से छील के इनके ऊपर जो वाइट वाइट धागे होते हैं ये सारे धागे हटा दीजिए। कोशिश करें कि जितने धागे आप हटा पाएँ आसानी से उतने धागे हटा लें। इसी तरह से सभी संतरों को छील लेना है और उनके ऊपर जो सफ़ेद वाले धागे होते हैं उन्हें हटा लेंगे। इसके बाद संतरे को आधे हिस्से में काट लें। इसके जितने भी बीज हैं ये सारे बीज निकाल दें, क्योंकि अगर हमने बीज इस्तेमाल किए तो मार्मालेड में बहुत कड़वापन आ जाएगा। बिल्कुल बारीक जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाद में ये दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस तरह से कोशिश करें कि सारे बीज आप निकाल दें। इसके बाद इसके 4 हिस्से करके जो बीच वाला सफ़ेद वाला हिस्सा है इसे भी डिस्कार्ड करना है। इस तरह से इसको भी काट कर हटा दें। ये देखिए अभी भी आपको कुछ बीज नज़र आएंगे, उन्हें भी हटा दें। इस तरह से सभी संतरों को बीज निकालकर और सफ़ेद वाला हिस्सा हटाकर तैयार कर लें। सभी संतरे बीज निकाल के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करना है। ये देखिए ग्राइंड हो गया है। चम्मच से एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। मुझे अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, या इसमें रेशे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं,
तो मैं इसे एक बार और थोड़ा सा बारीक करूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, लेकिन रेशे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहने चाहिए। इसके बाद इसे मेजर करके थोड़े बड़े कंटेनर में डालें जिसमें हमें इसे पकाना है। अब ये देखिए, ये हाफ़ कप का मेजरमेंट है, तो ये 3 हाफ़ कप, और ये जो बचे थे इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इनको ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, ये 1 कप, 2 कप, और ये नीचे नीचे में मुझे रेशे कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे, तो मैंने इसको एक बार फिर से ग्राइंड किया, और ग्राइंड करने के बाद ये 1 हाफ़ कप और बना है। तो मतलब मेरे पास टोटल 6 हाफ़ कप जूस तैयार हुआ है, मतलब पूरे 3 कप। अब इसको मैं गैस पे रख दूँगी। लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है, लो टू मीडियम भी रख सकते हैं। और ये पैसिव कुकिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा ऑरेंज जेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद जितना हमारा जूस था उसकी आधी चीनी डलेगी, यानी कि मेरे पास 6 हाफ़ कप जूस था, तो मैंने इसके अंदर 3 हाफ़ कप चीनी डाली है। इसको एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें एक पूरे बड़े लेमन का जूस डालना है। इस टाइम पे एक काम और करना है, एक प्लेट को फ्रिज के अंदर रख देना है। ये क्यों रखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। मैंने इसको पीछे वाली गैस पे रख दिया था क्योंकि ये पैसिव कुकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको हिलाना या चलाना नहीं पड़ता, बस बीच बीच में इसको अटेंड करते रहें। इसको बनने में 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। देखिए, इसको पकते हुए करीब हो गए हैं अभी 40 मिनट। अब मैंने जो प्लेट रखी थी फ्रिज के अंदर, उसमें मैं इसको टेस्ट करूँगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मार्मलेट डाला है और 2 मिनट के लिए वापस फ्रिज में रख दिया था। निकालने पे देखिए, ये मुझे थोड़ा सा रनी लग रहा है, इसलिए अभी मेरे को इसको और थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। करीब मैंने इसे 10 मिनट और पकाया है। उसके बाद प्लेट को वापस फ्रिज से निकाल कर मार्मलेट डालकर फिर से 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। निकालने के बाद देखिए, ये बिल्कुल एक गैप बन जा रहा है इसके अंदर, और मार्मलेट भी काफ़ी चिपचिपा हो गया है। इसका मतलब मार्मलेट बन के तैयार है, और इस टाइम पे हमें गैस बंद कर देनी है। जब मार्मलेट बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसे हमें बॉटल्स में भर लेना है। बॉटल्स में भरने से पहले ये ध्यान रखें कि बॉटल्स को अच्छे से साफ़ करके स्टेरलाइज़ कर लें। मैं स्टेरलाइज़ करने के लिए धूप में रख देती हूँ बॉटल्स को। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको एक बार विनेगर से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद सुखाकर पोंछ लीजिए। ये देखिए, इसके किनारे और अंदर से भी इसको अच्छे से साफ़ कर लें और ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद मैं बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए, टोस्ट के ऊपर चेक करते हैं। जब भी कभी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसको आपको लंबे समय तक रखना है, तो उस पर नाम और डेट ज़रूर डालें, जिससे पता रहे कि ये कितनी पुरानी है। अब ये देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आई है। ये देखिए, इसको मैं फैला के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा लंबा स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, और जब भी इस्तेमाल करना चाहें इसको फ्रिज में डिफ्रॉस्ट कीजिए। वाओ, यमी।